जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट का साझेदारी के समान परिचय के अंतर्गत सीमित दायित्व वाली साझेदारी, लिमिट लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। ये हमने पढ़ा है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन साझेदारों का जो दायित्व होता है असीमित होता है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए साझेदारों को अतिरिक्त धन लाना पड़ेगा। लेकिन एक सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, साझेदारी अधिनियम 2008 जो भारत में, अपने इंडिया में सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 का अध्यादेश लागू किया गया 31 मार्च 2009 को, है ना। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 का अध्यादेश जारी किया गया 31 मार्च 2009 को, और यह साझेदारी अधिनियम मतलब सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 1 मार्च 2009 को पारित हुआ। है ना। जब 1 मार्च 2009 को सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम पारित हुआ भारत में, तब से भारत में सीमित दायित्व साझेदारी का भी प्रावधान है। अब आइए उसके बारे में हम समझते हैं क्या है। इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। ऑब्जेक्टिव MCQ में भी है, बीकॉम में भी पूछ देता है MCQ में, तो इसलिए इसको तो आप याद कर लीजिए। बाकी कुछ याद नहीं जाना चाहिए। बाकी तो आपके सामने थ्योरी लिखा है, शब्द को समझेंगे तो अपनी भाषा में कन्वर्टिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज से इंग्लिश से हिंदी। अब देखिए, साझेदारी अधिनियम, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के धारा 2N में सीमित दायित्व साझेदारी के बारे में कह रहा है कि सीमित दायित्व साझेदारी से आशय ऐसी साझेदारी से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित व पंजीकृत हैं। कहने का मतलब यह है कि जो वे संस्था, साझेदारी फर्म जो साझेदारी अधिनियम, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अधीन पंजीकृत हैं और क्या निर्मित किए गए हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? सीमित दायित्व साझेदारी फर्म कहलाएंगे। ठीक। अब दूसरी परिभाषा उसी में दिया गया है धारा 2O में। धारा 2O कहता है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी के साझेदारों के मध्य हुआ एक लिखित अनुबंध है, या सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था व साझेदारों के मध्य अनुबंध है जो साझेदारों के मध्य पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व व साझेदारों का सीमित दायित्व साझेदारी के प्रति अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है। कहने का मतलब ये है कि धारा ओ ये कहता है कि साझेदारों के मध्य हुआ वह लिखित अनुबंध या फर्म एवं साझेदारों के मध्य हुआ वह लिखित अनुबंध जो साझेदारों के मध्य पारस्परिक अधिकार एवं दायित्वों को सीमित करता है, अधिकार एवं दायित्वों को सीमित करता है। ठीक ना। तथा
अधिकार एवं दायित्वों को सीमित करता है एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है। मतलब अधिकार एवं दायित्व को सीमित करेगा और साथ में साझेदारों के कर्तव्यों का निर्धारण करेगा कि साझेदारों का फर्म के प्रति क्या कर्तव्य है। इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई तो आगे कुछ और बिंदुएं हैं सीमित दायित्व वाली साझेदारी से, देखते हैं। और व्हाइट बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। हाँ, अब साझेदारी के सीमित दायित्व साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। जो धारा 3 सीमित दायित्व साझेदारी के परिभाषा दो दी गई है अधिनियम 2008 के अंतर्गत, उसके धारा 3 में सीमित दायित्व साझेदारी को स्पष्ट करते हुए 3 महत्वपूर्ण बिंदुएं लिखी गई, उसको आप देखेंगे, समझें। पहली बिंदु कहता है कि एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी एक कंपनी है जिसका निर्माण एवं समामेलन इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और वह एक वैधानिक संस्था है जो अपने सदस्यों से पृथक है। अपने सदस्यों से पृथक है मतलब अलग है। कहने का मतलब यह है कि जो सीमित दायित्व वाली साझेदारी होती है वह एक फर्म के रूप में न होकर एक कंपनी के रूप में काम करती है और जिसका निर्माण एवं समामेलन किसके अधीन? साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत हुआ है, ठीक ना। और क्या है, वह वैधानिक संस्था है, मतलब विधान के द्वारा नियम के अनुसार जो अधिनियम में कहा गया उसके अनुसार बनाया गया है और अपने सदस्यों से पृथक होती है। मतलब सदस्य, जैसे कंपनी में हम जानते हैं कि सदस्य एवं कंपनी 2 अलग पर्सन होते हैं, वैसे ही इसमें भी साझेदारी, फर्म एवं साझेदार क्या होते हैं, 2 अलग व्यक्ति होते हैं। दूसरी विशेषता कह रहा है एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी को सतत उत्तराधिकार प्राप्त होगा। धारा 3 यह वर्णित करता है धारा 3 यह वर्णित करता है कि जो सीमित दायित्व वाली साझेदारी होगा उसे सतत उत्तराधिकार, मतलब विशेष उत्तराधिकार प्राप्त होंगे। जैसे कंपनी को अधिकार है अपने साझेदारों के, अपने सदस्यों के प्रति, ठीक, कोई वाद प्रस्तुत करने का या जो भी अधिकार दिए जाते हैं कंपनी को, सेम वैसे ही अधिकार साझेदार सीमित दायित्व वाली साझेदारी को भी दी जाती है धारा 3 के अंतर्गत। तीसरी विशेषता इसकी दे रही, विशेषता ही समझिए इसका, कह रहा है किसी भी साझेदार के पृथक होने पर सीमित दायित्व वाली साझेदारी की स्थायित्व, अधिकार एवं दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब यह एक कंपनी की तरह होती है कि अगर कोई साझेदार फर्म से अलग होता है तो फर्म का विघटन नहीं होगा, फर्म चलता ही रहेगा, ठीक ना। और ना ही साझेदारों के, किसी साझेदार के अधिकार एवं दायित्वों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। जो अलग हो गया अलग हो गया, जो बचे हैं उनके अधिकार एवं कर्तव्य वैसे ही हैं जो पहले थे। एक नोट के रूप में याद रखिएगा, धारा 4 में वर्णित किया गया है कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 सीमित दायित्व साझेदारी संस्था पर लागू होता है, जबकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इस सीमित दायित्व साझेदारी पर लागू नहीं होता, ठीक ना। धारा 4 वर्णित करता है कि मतलब 2008 साझेदारी अधिनियम 2008 की धारा 4 यह वर्णित करता है कि सीमित दायित्व साझेदारी पर जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है वह लागू नहीं होगा। इसके बाद भी कुछ विशेषताएं हैं जो आप सुन लें। पहली विशेषता मान लें हम कि सीमित दायित्व वाली साझेदारी की स्वयं की सार्वभौमिकता होती है।
जैसे कंपनी की सौर मुद्रा होती है अपनी पहचान को, अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक पर्सन के रूप में काम करता है, तो इसलिए इसकी भी क्या होती है, सौर मुद्रा होती है। अगला है दो या दो से अधिक वैधानिक निगम एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था का निर्माण कर सकते हैं। मतलब दो या दो से अधिक वैधानिक निगम, मतलब कोई ऐसा कॉरपोरेशन जो दो या दो से अधिक हों, वे अगर चाहें तो आपके सीमित दायित्व वाली साझेदारी का निर्माण कर सकती हैं। ठीक, ये ऐसे 3 विशेषताएं थी। 2 विशेषताएं आपको और बता दी गई। इस तरह से अगर आपको विशेषता लिखना हो तो 5 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ठीक, ये 3 धारा 3 के अंतर्गत वर्णित है, 1, 2, 3। बाकी 2 विशेषताएं आपको वैसे समझा दिया गया। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टर्न पे आगे की टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।